शुरू करें? यदि आप सभी लोग तैयार हैं, आ गए हैं, तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमने अपना एक संविधान बनाया। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश राज में ही हो चुका था 1946 में, और उसके बाद संविधान बनाने का काम 1949 में कंप्लीट हो गया था। कई बार आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा, हम संविधान में भी पढ़ते हैं, है ना, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के बारे में। तो संविधान बनाना, संविधान बना के संविधान को लागू करना, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। इसी के साथ राज्यों का पुनर्गठन भी आप पढ़ते हैं, राज्यों का एकीकरण किस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल साहब के नेतृत्व में हमारे यहाँ देश का एकीकरण हुआ, विभिन्न रियासतों को साम दाम दंड भेद के द्वारा मिलाया गया और एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, है ना, एक सशक्त भारत का निर्माण किया गया। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? आगे आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे देश के पहले आम चुनाव के बारे में, क्योंकि यहीं से सारी चीजें, जब देश में एक स्थिर सरकार आती है, जब देश में एक मजबूत सरकार आती है, तो उसके बाद फिर जो है देश का शासन व्यवस्थित रूप से चलने लगता है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आजादी के बाद के भारत के हमारे इस सीरीज का, वो है देश के पहले आम चुनाव। आम चुनाव जिसे आप जनरल इलेक्शन कहते हैं, इत्तेफाक से इस साल 2024 में भी भारत में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं। तो ये सब तो 2024 की बात है। आज आप सभी लोग लोकतंत्र से भली भांति परिचित हैं, चुनाव से, इलेक्शन से, मतदान से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। आपको पता है कि चुनाव क्या होते हैं, वोटिंग क्या होती है ना। हम बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर बहुत बढ़ चुका है। पर आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश, लोकतांत्रिक देश, पहला आम चुनाव जो भारत में हुआ वो कतई इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें थी, कठिनाइयां थी, और उन सब के बावजूद भी हमने इस चुनाव को संपन्न करवाया। तो हमें वही जानना है कि पहले जो इलेक्शंस भारत में हुए 1951-52 में, वहां किस प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां हमारे सामने थी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब देश के पहले आम चुनाव हुए तब देश की साक्षरता की जो स्थिति है वो बहुत खराब थी। मात्र 18% के आसपास, 18.33 ये भारत की साक्षरता दर हुआ करती थी। मतलब 100 में से 18 लोग जो है मात्र पढ़े लिखे थे और 82 लोग जो है वो क्या थे, वो निरक्षर थे, अनपढ़ थे। सोचो ऐसी परिस्थिति में चुनाव करवाना, ऐसी परिस्थिति में जहां लोगों को पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। वो अभी अभी ब्रिटिश राज से मुक्त हुए हैं, अभी अभी देश आजाद हुआ है, उनको तो पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव क्या होते हैं, सरकार क्या होती है। सोचो ऐसे में चुनाव करवाना कितना टेढ़ा काम होगा, कितना मशक्कत भरा काम होगा। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए ये चुनाव अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धि थी। तब 18 साल से ऊपर के लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। तब भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। मतलब 21 साल का जो व्यक्ति है, भारत का नागरिक, वही वोट डाल सकता था, उससे कम का नहीं। नया नया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, नया नया चुनाव आयोग आया था, और इसके साथ साथ नई नई संस्थाएं थी, नया नया संविधान था, नई नई व्यवस्था थी, सब कुछ नया नया था, है ना। तो पहला आम चुनाव जो कब हुआ, अक्टूबर 1951 से लेकर तो फरवरी 1952, देखिए आप, लगभग आप देख सकते हैं 4 महीने लगे इस चुनाव को पूरा करवाने में। और इस चुनाव के बाद भारत में पहली बार एक सरकार का, ठीक है, लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। इसके पहले सरकार ने पूरी तैयारी की। अब 1950-51 में 2 कानून पास किए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, मतदाताओं की योग्यता, मतदान से जुड़े हुए नियम, प्रत्याशियों के लिए जो भी नियम कानून है वो सारे के सारे इनमें आपको मिल जाएंगे। तो ये कानून पास हुए 1950 और 51 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किए गए। इसी के साथ भारत में जनवरी 1950 में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग जिसको होता ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 1950-51 में इसका भी गठन किया गया। पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सिंह। अब ये आपको जानने के लिए टेंशन नहीं होना चाहिए
कि मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब कि अन्य दो उस समय हुआ नहीं करते थे, एक ही था। उस समय निर्वाचन आयोग जो था भारत का वो एक सदस्य ही था। और ये भी आपको पता होगा 1989 तक भारत के निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तब मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई मैटर नहीं था। तो उस समय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया और भारत में जनवरी 1950 में एक इलेक्शन कमीशन जो कि एक स्वतंत्र निकाय था, संवैधानिक निकाय था, उसका गठन किया और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त बनाए गए सुकुमार सेन साहब, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे। आज भी आपको पता है कि कई सारे जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे होते हैं वो आईएएस होते हैं आमतौर। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी आईसीएस के, जिनका नाम था सुकुमार सेन, उनको भारत का पहला कमिश्नर बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। और मैंने आपसे कहा ना कि उस समय एक ही सदस्य हुआ करता था, तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो बहुत बाद में आए, तो इनको बनाया गया। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में फैक्चुअली पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे आजादी के बाद, यही थे। तो ये पहले निर्वाचन आयुक्त हो गए। और उस समय लगभग आप देखो 173 मिलियन मतलब लगभग 17 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ के आसपास भारत की जो आबादी थी वो 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुकी थी और उनको मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया। ये आधी जनसंख्या है, लगभग उस समय भारत की जो जनसंख्या है वो इससे डबल थी, 40 करोड़ से भी ज्यादा हुआ करती थी। तो भारत के लगभग 17 करोड़ के आसपास मतदाताओं को पंजीकृत किया गया। मतलब आप सोचिए कि 17 करोड़ लोगों से वोटिंग करवानी है और ये सारे 21 प्लस के हैं। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया 18 वर्ष की आयु नहीं हुआ करती थी तब 18 वर्ष की आयु नहीं हुआ करती थी। ये तो हमने 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में, उसके द्वारा मतदान करने की आयु को 21 से घटाकर 18 किया। आपको पता है ना ये बात? ये वाला संविधान संशोधन तो पक्का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 61वां पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो ये तो बहुत बाद की बात है, तब नहीं था। तब 21 वर्ष की आयु वाले लोग ही वोटिंग कर सकते थे और इनके द्वारा जो है इनको पंजीकृत किया गया, इनको रजिस्टर्ड किया गया। और इसमें लगभग 45% 45% महिलाएं थी। कितनी? 45% महिलाएं थी। और महिलाओं से जो है वोट डलवाना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। आज आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो महिलाएं बड़ी संख्या में जाकर वोटिंग करती हैं। तब आपके जितने भी घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनसे पूछिएगा, तब भारत में इतना आसान नहीं था महिलाओं का जीवन। वे घर से निकलना, घर से बाहर कहीं जाना, बिना पति के जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो ऐसे में उनसे वोटिंग करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। इनमें से 85% अशिक्षित और निर्धन थे। समस्या क्या थी? जो मैंने आपको बताया, पहले आम चुनाव जो भारत के थे वो एक बहुत बड़े, वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाने वाली बात। ये चुनाव इतने आसान नहीं थे क्योंकि एक तरफ लोग पढ़े लिखे नहीं, दूसरी समस्या लोगों को लोकतंत्र के बारे में, चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में कुछ नहीं पता। आज जब भारत में इलेक्शन होते हैं ना तो हम सबको पता है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री कोई बनेगा, मुख्यमंत्री कोई बनेगा, सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या। अगर आप भारत में किसी शहर के गली के नुक्कड़ के किसी पनवाड़ी की दुकान पर भी आप देखेंगे ना तो लोग भारत में चुनाव के बारे में, सरकारों के बारे में बात करते हुए पाए जाते हैं। उस समय न तो लोगों को लोकतंत्र पता था, न सरकार पता थी, और न ही चुनाव के बारे में वो कुछ जानते थे। और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा वाली बात ये कि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। और समस्या आगे भी है। ये इनमें एक बहुत बड़ी आबादी गरीब थी। अंग्रेज भारत को कैसा छोड़कर गए थे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बहुत गरीबी में जी रहा था, तो ये लोग निर्धन भी थे। फिर इसके साथ एक और समस्या,
ग्रामीण जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या भारत की गांव में रहती थी। मतलब हर तरफ से बहुत बड़ी समस्या थी। इस चुनाव को करवाना इतना आसान नहीं था। और ये अपने आप में बड़ा मजेदार है, रोचक है जानना कि देश के पहले आम चुनाव में वोटिंग कैसे करवाई गई, मतदाताओं के मतपत्र कैसे तैयार किए गए, मतपेटियां कैसे तैयार की गई, और सबसे बड़ी बात, चुनाव का प्रचार कैसे करवाया गया। अभी जब चुनाव होता है ना, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सारे दल, सारी पार्टी अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दिन भर टीवी चैनल पर बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। आपने देखा होगा पार्टियों के, पक्ष विपक्ष दोनों के। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टियों के अपने अपने विज्ञापन आते हैं। इसके अलावा कोई डीजे बजा रहा है, कोई गाड़ी निकाल रहा है, कोई कहां से आवाज कर रहा है, तो कैसे भी करके चुनाव प्रचार करवाया जाता है। उस जमाने में ये सब नहीं था। उस जमाने में चुनाव का प्रचार करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क था। और आप मानेंगे चुनाव का प्रचार कैसे करवाया गया। यहां तक कि जो गायें, आपने देखा ना भारत में बहुत सारी गौ माता शहरों में ऐसे ही घूमती रहती हैं, तो जो स्ट्रीट्स में गायें घूमती थी ना, उन गायों के ऊपर जो है उम्मीदवारों ने अपने चुनाव का प्रचार किया है। मतलब उनके ऊपर पेंट करवा के, लिखवा कर, ऐसी गायें जो है शहरों में आम तौर पर देखी जा सकती थी। ये तरीके अपनाए गए चुनाव प्रचार के, क्योंकि चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल तो बहुत सारे थे, लगभग 53, कितने 50 से ज्यादा पार्टियां थी भारत में उस समय, 53, और उसमें से 14 राष्ट्रीय थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि भारत में ये चुनाव कैसे हुए। आप इस सेशन को देखोगे ना आगे आगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी बात पता चलेगी जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। क्योंकि हमारे सामने जिस तरीके के चुनाव होते हैं बहुत आसान है। हम ईवीएम पर चुनाव करवाते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, गए घर से, लाइन में लगे, पोलिंग बूथ पर गए, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, वहां गए, बटन दबाया, जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसके सामने का, और घर आ गए। तो आप सोचो तब इतना आसान थोड़ी ना था। तो इन लोगों को, और कुल सीटें कितनी, 489, 489। उस समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 489, वो तो बाद में बढ़ाई है हमने, आपको पता है, 525 की, और फिर उसके बाद 545 की, तो बड़ा समय समय पर हमने बढ़ाया है। तो लोकसभा में 489, 489 लोकसभा की सीटें थी। और इसी समय एक और समस्या क्या थी कि भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो सिर्फ लोकसभा का नहीं हो रहा था, राज्यों का भी हो रहा है, विधानसभाओं में भी हो रहा है। तो एक साथ, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, ये मांग की जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मतलब भारत में लोकसभा के साथ ही सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ करवाए जाएं, ऐसी मांग समय समय पर आती रहती है। इसके पक्ष में भी तर्क देते हैं लोग, इसके विपक्ष में भी देते हैं। भाई भारत में अगर हम आज भी अगर आप पढ़ते हो, तो अगर भारत में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ सारे विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, तो कितनी प्रैक्टिकली मुसीबतें, दिक्कतें, व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होगी। इसके अपने चैलेंजेस हैं। सोचिए उस जमाने में ऐसा हुआ था, पहला चुनाव था, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं का चुनाव भी साथ में हुआ। तो एक तरफ 489 लोकसभा की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ 3283 प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए वोट देना है। तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने वाले, ठीक है। अब पहला आम चुनाव मैंने आपको बता ही दिया, कब से कब तक हुआ, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, 4 महीना लगा हमको इस चुनाव को करवाने में। तो ये 4 महीने में आयोजित हुए, और कितने दल थे, 53, ध्यान रखना, 53 पार्टी, राजनीतिक दलों ने इसमें हिस्सा लिया। और उसमें से 14 राष्ट्रीय पार्टी थी, 14 जो है ना वो नेशनल पार्टीज हुआ करती थी। तो काफी बड़ा था। सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक तरफा दबदबा था, क्योंकि आजादी के समय में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय भारत के जो लोग हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और उसी के नेतृत्व में हमने इस पूरे आजादी की लड़ाई को लड़ा है।
और सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस से ही जुड़े रहे। आपको पता है आजादी में, आजादी के बाद यही पार्टी सबसे बड़ी थी। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम आता है, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कई और पार्टी भी थी, हिंदू महासभा भी थी, अलग अलग प्रकार की पार्टी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो स्वतंत्र भारत के चुनाव से पूर्व नेहरू के पूर्व मंत्रिमंडल में जो उनके साथी रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर BR आम्बेडकर, इन्होंने कांग्रेस की सर्वोच्चता को चुनौती दी, क्योंकि पहले ये इनके साथ में ही थे। आपको पता है आजादी के पहले जब मंत्रिमंडल भारत में बना था तो आम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये नेहरू के साथ ही थे, लेकिन आजादी के बाद में जब पहला आम चुनाव हो रहा था तो पहले आम चुनाव में इनकी सर्वोच्चता को चुनौती, है ना, कांग्रेस की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए इन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों का गठन किया। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी का नाम, है ना। भारतीय जनता पार्टी जो कि आज भारत में जिसकी सरकार है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व पार्टी मानी जाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, उसका नाम है जनसंघ, भारतीय जनसंघ। आपने सुना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ का गठन किया, है ना। इन्होंने जनसंघ बनाया, यही जनक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद में, इसी से बीजेपी का गठन हुआ है। तो जनसंघ का गठन किया गया, तब बीजेपी नहीं हुआ करती थी, और डॉक्टर आम्बेडकर जो दलित नेता माने जाते थे, दलितों के नो डाउट सबसे बड़े नेता थे, तो इनके नेतृत्व में भी अनुसूचित जाति फेडरेशन, जिसका बाद में नाम बदलकर रिपब्लिकन पार्टी रखा गया, इन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस के सामने वैसे तो उसका दबदबा था, सर्वोच्चता थी, पर उसको चुनौती देने के लिए कुछ नेताओं ने कोशिश की, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ इतनी नहीं, कई पार्टीज और भी थी उस जमाने में। जो पार्टी आपको मिलेगी जैसे किसान मजदूर प्रजा परिषद आचार्य कृपलानी की, है ना, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी नेता माने जाते रहे, जयप्रकाश नारायण भी इनके साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे भी थे जो चुनाव में शामिल हुए थे और कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। ये था उस चुनाव का सिनेरियो। हालांकि ये छोटे दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उस समय की एक दबदबे वाली स्थिति थी ना, उससे पार नहीं पा सके, टिक नहीं पाए। एक प्रकार से कांग्रेस की आंधी में ये सारे छोटे दल जो है वो उड़ गए, टिक नहीं पाए, और कांग्रेस को जो है 489 में से 364 सीट्स मिली। कितनी टोटल सीट्स मैंने आपको बताई ना, उस समय कितनी सीट थी, कुल सीटों की संख्या थी 489, और इसमें से 364 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। मतलब आप देख सकते हो कि ये चुनाव एक तरफा था, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू के कद का नेता, ठीक है, देश में नहीं था, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। आगे और देखो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, अब हमें समझना है। पहले आम चुनाव में 401 निर्वाचन क्षेत्र थे। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कुल सीट्स है 489 और कुल निर्वाचन क्षेत्र है 401, ये कैसे हो गया। मतलब जब 401 निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो फिर 489 सीट कैसे हुई, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार जीतता है ना। जैसे आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले लीजिए, कोई भी आप भारत में संसदीय क्षेत्र को ले लें, तो आपको पता है कि वहां से कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनमें से एक जो है विजेता होता है। तो वर्तमान में तो ये सबको पता है कि एक संसदीय क्षेत्र से एक सांसद लोकसभा में चुना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पहले लोकसभा चुनाव के समय या पहले आम चुनाव के समय एक जगह से एक से ज्यादा लोग भी खड़े हो जीतते थे। मैं आपको बताता हूं, उस समय एकल सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे जहां से एक ही व्यक्ति जो है जीत रहा है। 2 सीट वाले 86 निर्वाचन क्षेत्र थे, मतलब 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 लोग जीतते थे, एक नहीं 2 लोग विजेता होते थे। और
3 सीट वाला भी एक निर्वाचन क्षेत्र था जहां से 3 लोग एक ही सीट से जीते। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो, क्योंकि आज के तारीख में हम क्या देखते हैं, आज की तारीख में हम देखते हैं कि एक निर्वाचन सीट से एक व्यक्ति चुनाव में जीतता है, तो हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर उस समय ऐसा नहीं था। पहले ये व्यवस्था थी कि एक जो है निर्वाचन सीट से कहीं कहीं पर 2 लोग भी जीतते थे और एक तो 3 से 3 लोग भी जीते हैं। तो इस तरह से टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 401, और कुल जो लोग हैं जो जीते हैं सीट है वो है 489। आप जोड़ लेना, 314 ये, और यहां से 86 निर्वाचन से 2-2 है और 1 से 3 है। हालांकि ये सिस्टम बहुत लंबा भारत में नहीं चला। 1960 में, कब? 1960 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और भारत में बहुल सीट वाला कॉन्सेप्ट वर्तमान में नहीं है। हर एक सीट से भारत में एक ही उम्मीदवार विजेता होता है आज की तारीख में। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले आम चुनाव को कैसे करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आप मानेंगे नहीं, जो मैंने आपको बताया इतनी परेशानियां थी, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चुनाव को करवा लिया, ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धि थी। आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं रह सकते। करोड़ों लोगों से, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से वोटिंग करवाना, चुनाव में भाग जो है उनसे लेना बहुत मुश्किल था। तो ये कैसे हुए? देखो, एक प्रकार से ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसीलिए इसमें 4 महीने का समय लगा। अब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता ही है कि उसका गठन 1885 में हुआ था और वो इनमें सबसे पुरानी पार्टी भी थी। ठीक है, सारी पार्टी, सारे दलों का गठन कांग्रेस के बाद में ही हुआ था, तो वह सबसे पुरानी भी थी और सबसे बड़ी पार्टी भी उस समय कांग्रेस ही हुआ करती थी। लेकिन फिर भी अब आप सोचो कि एक ऐसे मैच में जहां पर पहले से ही रिजल्ट तय दिख रहा है, सामने वाले का पलड़ा दबदबा है, भारी है, तो फिर कौन भाग लेना चाहेगा, कौन खेलना चाहेगा जब हार पहले से दिख रही है? तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि विपक्षी दलों को तैयार करना। विपक्षी दलों को, चूंकि उनको पता है कि कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी माहौल बनाना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कहीं ना कहीं उनमें भी जीत की संभावना जगाना इतना आसान नहीं था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। वो करने की कोशिश की गई कि आपको भाग लेना चाहिए। तो जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी जो अंबेडकर साहब की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जनसंघ, किसान मजदूर प्रजा परिषद, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मुख्य विपक्षी दल हुआ करते थे जो चुनाव में लड़े थे। अब पूरे चुनाव में, पूरे देश में जवाहरलाल नेहरू साहब जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने लोगों के विश्वास को जीतने का भरसक प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पूरे देश में घूम घूम कर जो है वो इलेक्शन में अपना कैंपेन चला रहे हैं और इस तरीके से लगभग देश की जनसंख्या के 10वें हिस्से तक वो पहुंचे। मतलब अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भारत की कुल जनसंख्या में से कम 10% को कवर किया और ये बहुत जो है बड़ा चुनाव था जिसमें विपक्ष भी था और दूसरी तरफ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। अब मुख्यतः दलित नेता बी.आर. आम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, ये कुछ जो है बड़े नेता थे जो कांग्रेस के नेतृत्व को, जवाहरलाल नेहरू साहब को चुनौती दे रहे थे। ठीक है, इधर नागालैंड, आपको पता है उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है वर्तमान में। नागालैंड में जो नेशनल नागा काउंसिल है उसने इसका पूरा बहिष्कार किया और ना तो वहां से कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ और न ही किसी ने वहां पर मतदान किया। मतलब नागालैंड इस चुनाव से पूरी तरह से अलग रहा था। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अब वो चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कैसे डालेंगे, है ना? समझे आप मेरी बात? वोटिंग कैसे होगी? नहीं उनको आता कुछ पढ़ना, सामने क्या लिखा है पता ही नहीं चलेगा।
किसको वोट देने आए थे और किसको वोट देकर चले जाएंगे। तो इसीलिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग रंग की मतदान पेटी की व्यवस्था की गई। मतलब हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी थी और उन मत पेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होता था। तो व्यक्ति जो है उसको देख के वोट डाल सकता है। मतलब अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को देखकर उसकी पेटी में मतपत्र डाल सकते हैं। और जो मतपत्र था ना, काफी बड़ा था, 1 रुपए के नोट के बराबर मतपत्र हुआ करता था। और आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार की पेटी को जो है उन सारी मतपेटियों में से चुन लीजिए। आप उसके चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं, बस उसको वोट डाल दीजिए। तो इसीलिए अलग अलग मतदान पेटी की व्यवस्था की गई। चुनाव, यही तो मैंने आपसे कहा था कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था इस मामले में कि जब भारत में लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो उनसे वोट कैसे डलवाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? अब इसमें खर्चा भी बहुत हुआ होगा, कितनी सारी पेटियां, हर उम्मीदवार की अलग पेटी है। मतलब किसी इलाके से 10 लोग खड़े हुए हैं तो वहां पर पोलिंग बूथ पर 10 अलग अलग पेटियां, मत पेटियां रखी हुई है, बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं और आपको अपने पसंद की पेटी में जाके वोट डालना है। समझ में आया आपको कितना टेढ़ा मामला था, कितना मुश्किल मामला था ये? तो इस बात को भारत के चुनाव आयोग ने बेहद विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान में रखा कि भारत की जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 18%। अब 18%, आप सोचो 82% लोग अनपढ़ है भाई। कितने सारे लोग भारत में पढ़े लिखे ही नहीं है, 18% लोग पढ़े लिखे मात्र। तो ये एक समस्या थी और इसीलिए अलग अलग मतपेटियों की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। हर मतपेटी पर उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह जो है अंकित किया गया ताकि आराम से कोई भी वोट डाल सके। अब व्यवस्था की बात करते हैं और तैयारी। पहले आम चुनाव की तैयारियां जो है ना, वो सिर चकरा देने वाली थी। बहुत मुश्किल से इस पूरे चुनाव की तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की थी। कैसे कैसे चकराने वाली और थकाऊ थी, थका देने वाली थी। 2,24,000 मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ्स, कितने पूरे देश में 2.25 लाख के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए जहां पर वोट डालने की व्यवस्था की गई। 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाने में 8,200 टन स्टील का प्रयोग किया गया। मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि हर एक उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी बनाई गई और मतपेटी ऐसी लकड़ी की तो नहीं हो सकती कमजोर, स्टील की बनवाई गई। और कितनी मतपेटी बनवाई गई आप देखो, 2 मिलियन मतलब 20 लाख मतपेटियां बनवाई गई और उसमें हजारों टन स्टील का उपयोग किया गया। इतना खर्चा भी हुआ। और देश के संविधान से अवगत कराने के लिए, मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए, निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अन्य बातों के बारे में उनको सूचना देना भी था। अब अगली समस्या क्या है? अगली समस्या लोगों को यह बताना कि हो क्या रहा है। अगर आप उनसे बोले कि चुनाव हो रहा है तो उनको हमको तो नहीं पता चुनाव। भारत के लोग सीधे साधे गरीब ग्रामीण लोग, बेचारे भोले भाले, पढ़े लिखे नहीं, खेती किसानी करने वाले लोग, उनको क्या पता कि इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, सरकार क्या होती है, संविधान क्या होता है, ये भी नहीं पता। उनको तो बस इतना पता है कि पहले भारत में गोरों का राज था और अब हम आजाद हो गए। मतलब एक आम धारणा जो भारत के लोगों में थी बस ये थी कि पहले भारत में किसका राज था, गोरों का। उन्होंने देखा है ब्रिटिश राज को, पर अब गोरे चले गए हैं। ठीक है, वो तो ब्रिटिश भी नहीं बोलते, वो तो अंग्रेज भी नहीं बोलते, उनके लिए तो गोरे क्या कहेंगे, वो उनको गोरे चले गए सारे, है ना। और अब हमारा अपना राज है, बस इससे ज्यादा उनको नहीं पता कि कोई संविधान बना है, संविधान क्या होता है। आज भी आप भारत के बहुत सारे लोगों से पूछें तो शायद मुझे नहीं लगता कि वे बता पाएंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है ये भी बताना है उनको, ये भी बताना है कि चुनाव क्या होते हैं, वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में कभी दिया ही नहीं। आपको पता है 1947 तक अंग्रेज जब भारत में गए
पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई 1919 के एक्ट से, जिसे हमारे यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। यहां से लेके 1947 तक, जब तक अंग्रेज भारत में रहे, उन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारत में नहीं दिया। मतलब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। हाँ, मनीषा डिसूजा का कहना है कि आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही। आप जरा अपने आस पड़ोस वाले से पूछना कि भाई आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? नहीं पता। हाँ, वोट डालने जाते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, सब पता है, लेकिन ये चीज क्या है, टर्म जो है, कई सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता, शब्दावलियां नहीं पता है। तो उनको ये भी बताना कि भारत में अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हो गया है, मतलब हर भारतीय नागरिक जो 21 वर्ष से ऊपर का है वो बिना किसी भेदभाव के वोट कर सकता है। कोई जाति का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं। आपको पता है कि ये किस काल की बात हो रही है? उस जमाने में भारत में कई सारे ऊंची जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से टच भी नहीं होते थे, और उनके साथ खड़ा होना भी जो है वो गलत मानते थे। ये चीज धीरे धीरे हमने खत्म की है, सामाजिक न्याय की स्थापना हमने की है, पर फिर उस समय ज्यादा स्थिति खराब थी। तो ऐसे में बिना किसी भेदभाव के वोटिंग करवाना भी एक चुनौती। आप सोचो ना, भारत में जाति के आधार पर चीजें होती थी तब, कि उच्च जाति के लोग हैं तो ये काम कर सकते हैं, और उससे नीचे की जाति के माने जाने वाले लोग हैं तो वो काम नहीं कर सकते। ये सोच थी उस समय लोगों की। सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको ये कि सारी जाति के लोग एक साथ खड़े होकर वोट डाल के, बताओ, यही अपने आप में समस्या है ना। तो इस तरह से उन्हें ये समझाना, अन्य बात, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बताना पड़ेगा, वरना वो क्या करेंगे मालूम है? वो बहिष्कार कर देंगे चुनाव का, कि आप हम सबको एक साथ खड़ा कैसे कर सकते हो। वोटिंग ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हमारी लाइन अलग लगाओ। आपको पता है भारत में इतने बड़े बड़े वाले लोग हैं, इतने ज्यादा भारत में कुछ लोग दकियानुसी विचार, रूढ़िवाद के शिकार हैं, कि वो वहां लाइन अलग लगाने के लिए बोल देंगे कि यहां पर हमारी लाइन अलग लगाओ, इनकी लाइन अलग लगाओ। या फिर वो मना कर देंगे कि अगर हम वोट डालेंगे तो इनको अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी भी सोच के लोग भारत में। तो उनको ये बताना कि भाई भारत में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता वोटिंग में, क्योंकि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू हो चुका है। तो इस तरह से ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। और इसी के साथ निर्वाचक नामावली को तैयार करना, है ना, इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उस समय आपको पता है एक चीज ऐसी थी जो भारत में जगह जगह पर लोगों को कनेक्ट करती थी, या जो सबके पास होती थी, और वो था ऑल इंडिया रेडियो। ये वो समय था जब भारत में सारे लोग रेडियो पर समाचार वगैरह ये सब सुना करते थे। तब लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं था, किसी प्रकार की सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे। तब दो ही माध्यम थे। एक माध्यम था समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, पर समाचार पत्र के लिए तो पढ़ाई जरूरी, पढ़ना लिखना जरूरी है। 18% लोग तो समाचार पत्र पढ़ लेंगे, व्हाट अबाउट दी 82%? 82% लोग अनपढ़ हैं, वो समाचार तो नहीं पढ़ेंगे, उनको कैसे पता चलेगा? तो वो रेडियो से काम चलाते थे, सुनकर। आपने भी सुना होगा, नमस्कार, ये आकाशवाणी, ठीक है। और वो आकाशवाणी जो होती थी ना, उस आकाशवाणी के जरिए लोगों तक भारत में समाचार पहुंचाए जाते थे। बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था ये सब कुछ। तो रेडियो का सहारा लिया गया, और सिनेमा घरों में 3000 सिनेमा घरों में विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, क्योंकि इंसान पढ़ नहीं सकता ना, तो उसको फिर ऐसे ही आपको जो है बताना पड़ता है, या तो सुना के या दिखाकर। तो जब मूवी देखने जाते थे लोग सिनेमा, क्योंकि उस समय सिनेमा घरों का क्रेज था, तो लोग सिनेमा घरों में जाते थे, थिएटर में जाते थे, वहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई कि भाई इलेक्शन हो रहा है तो इस तरीके से क्या क्या करना है आप लोगों को। तो ये चुनाव भारत में इस तरीके से लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाई गई, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कई विपक्षी दल, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, द हिंदू राइट, रिपब्लिकन पार्टी, और इन्होंने भी
लोगों को शिक्षित किया, इनको बताया कि चुनाव क्या होता है, कैसे भाग लेना है, क्या होगा, सरकार क्या होती है। फिर ये बहुत रंगारंग था। जैसे कि रामचंद्र गुहा का नाम आपने सुना होगा, एक भारत में प्रसिद्ध इतिहासकार है। रामचंद्र गुहा साहब ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि कोलकाता में यहां वहां घूमती गाय पर वोट फॉर कांग्रेस का नारा लिखा हुआ देखा जा सकता था। भाई गाय के ऊपर लिख दिया, मतलब गाय ही जहां जहां जाएगी चुनाव प्रचार हो जाएगा। तो इस तरह से प्रचार किया गया, इस तरह की चीजों का सहारा लिया गया इस चुनाव में। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि आजादी के 5 वर्ष के बाद 2.8 मिलियन महिला मतदाता, ठीक है, जिन्हें भारत के पहले आम चुनाव में मतदान के लिए पंजीकृत किया गया था, उनका नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया। अब एक ये भी समस्या हुई कि इस बीच लगभग 28 लाख महिलाओं का नाम चुनाव की निर्वाचक नामावली से, वोटर लिस्ट से हटाना पड़ा। क्या आप मानेंगे क्यों हटाना पड़ा? बताता हूं क्यों। क्योंकि उन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया, मतलब अपना नाम नहीं दे रही, पति या पिता का नाम दे रही है लेकिन अपना नाम, उसमें महिलाओं में एक लिहाज था, शर्म थी। पहली बात तो वो सामने नहीं आए किसी के, है ना। घर में आपको पता है कि भारत में कैसी परंपराएं थी, वो घर की 4 दीवारी में सिर्फ घर वालों के सामने आती थी, घर में किसी बाहर तो किसी के सामने जाती भी नहीं थी। तो उन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया, तो उनका नाम हटाना पड़ गया। उन्होंने कहा पहली बात तो उनको वोट दिलाना ही है बहुत बड़ी दिक्कत, वो आएंगी ही नहीं वोट डालने, और वोट डालने आएंगी भी तो कब? जब महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। आजकल जैसे आप देखते हो ना, पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़े आराम से वोटिंग कर रही हैं, तब ऐसे महिला पुरुष एक साथ वोटिंग नहीं करते थे। भारत में महिलाएं बहुत अलग थी उस समय। तो कई चुनौतियां थी और उनमें से एक ये था जिसका सामना चुनाव आयोग को करना पड़ा। इन सारी चुनौतियों के साथ इस चुनाव को संपन्न कराना एक चुनौती ही था, अपने आप में बहुत बड़ा। फिर मैंने आपको बताया इसी के साथ प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव भी करवाए गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब लागू जब संविधान हो गया तो जवाहरलाल नेहरू साहब चाहते थे कि जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके चुनाव भारत में करवा लिए जाए। क्योंकि संविधान लागू हो चुका है तो जल्दी से भारत में अब क्या करवा लें, अब चुनाव करवा लें। लेकिन जो भारत के उस समय के चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन साहब, उन्होंने सरकार से समय मांगा कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है, क्योंकि वही बात है, भारत में अभी तो ये प्रैक्टिकल बहुत सारे हर्डल्स है, चैलेंजेस है, इनको बाधाओं को पार करना है। तो उन्होंने सरकार से समय मांगा ताकि निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके, बैलेट बॉक्स तैयार किए जा सके, अशिक्षित मतदाताओं को मतदान करने के लिए योग्य या समर्थ बनाया जा सके, चुनाव चिन्ह तैयार करवाना है। और ये सब के चुनाव सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, आपको पता है भारत का क्षेत्रफल, भारत का विस्तार दुर्गम पहाड़ियों से लेकर तो निर्जन द्वीपों तक है, जहां पर बस कुछ ही लोग रहते हैं। तो हमें चुनाव सब जगह करवाने हैं ना, हमें तो पहाड़ी इलाकों में भी करवाने हैं, हमें भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, वहां भी चुनाव करवाने हैं। तो ऐसी सब जगह चुनाव करवाने के लिए हमको समय चाहिए। उन्होंने समय लिया और बाद में इन सारी चीजों को ठीक किया। अब अगली दिक्कत थी जो मैं आपको बता रहा हूं, वो थी फर्जी वोटिंग। वो बोगस वोटिंग जिसको कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है, आपको पता है कि कई जगह पर वोट डाल सकता है ना। तो एक आदमी कहीं एक से ज्यादा बूथ पर जाकर वोटिंग ना करे, और फर्जी वोटिंग से बचने के लिए क्या किया गया, एक विशेष स्याही इंक तैयार की गई जिसको 1 सप्ताह तक मिटाया नहीं जा सकता था। उस समय ऐसे वोटर आईडी नहीं थे फोटो वाले। आज तो आप देखते हो ना कि मतदाताओं के जो पहचान पत्र हैं वो फोटो युक्त होते, उसमें फोटो भी होता है, तो आसानी से वोट देने वाले व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। पर ये सब तो 93 के बाद में हुआ है। भारत के एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए टीएन शेषन साहब। टीएन शेषन साहब की ये जिद थी
कि भारत में सभी से जो वोट करवाए जाएंगे ना, तो उनको उसके पहले फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र दिया जाएगा। अब उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये इस बात की तो पूरी संभावना है कि एक व्यक्ति 4 जगह जाके वोट डाल के आ जाएगा, और ऐसा होता था भारत में। पहले भारत में बहुत बोगस वोटिंग होती थी, फर्जी वोटिंग होती। जो व्यक्ति मर चुका है, मरे हुए लोगों के नाम पर लोग वोट डाल के आ रहे हैं भाई, ये हालत। तो इन्होंने क्या किया, इससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला कि हम वोट डालने के बाद उनके हाथ पर, उंगली पर एक इंक लगाएंगे, और वो इंक ऐसी थी कि जो 1 सप्ताह से पहले जो है खत्म नहीं हो सकती थी, मिटाई नहीं जा सकती, मतलब दूसरी जगह वोट नहीं डाल पाए ऐसा। हालांकि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बोगस वोटिंग तो भारत में फिर भी हुई, और कई लोगों ने बहुत सारी जगह पर वोट डाला है। मतदान के लिए मतदान पत्रों की छपाई चुनाव आयोग द्वारा भारत सरकार की नासिक में जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है वहां करवाएगी, जहां हमारी इंडियन करेंसी छपाई होती है मुद्रा की। तो नासिक की जो प्रेस है, सिक्योरिटी प्रेस, वहां पर मतदान पत्रों की छपाई करवाई गई ताकि और कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाए, वरना भारत में कई लोग इसकी कॉपी करके और बहुत सारे फोकट के वोट डाल लेंगे। पूरे देश में मैंने आपको बताया लगभग 2,24,000, 2.25 लाख के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए। 27,527 मतदान केंद्र विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। जो मैंने आपसे कहा था कि जहां गैर आदमी खड़ा है, कोई बाहरी व्यक्ति पुरुष खड़ा है ना, वहां पर उस जमाने में बहुत सारी महिलाएं जाती ही नहीं थी। तो अगर आप ऐसा कोई बूथ लो जहां महिला पुरुष दोनों वोट डाल रहे, तो कई महिलाएं तो जाएंगी ही नहीं। तो सिर्फ महिलाओं के लिए 27,000 से ज्यादा, 27,500 के आसपास महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए ताकि सिर्फ महिलाएं वहां पर वोट डालें, आरक्षित। सोचो कितना मशक्कत भरा काम था। वास्तव में ये थका देने वाला काम है, सर चकरा देने वाला काम। इस प्रकार के पोलिंग बूथ जहां पर सिर्फ महिलाएं ही जाएंगी और कोई नहीं जाएंगी, आरक्षित होगा, कोई पुरुष नहीं होगा, ताकि वो थोड़ा सा उनके अंदर का जो डर है, पुरुषों को लेकर जो उनके मन में भय है, शंका है, वो ना रहे और वो वोट डाल पाए। और वो जाना भी चाहे तो कई बार घर वाले नहीं जाने दे, ऐसी जगह वोट डालने तो जाने ही नहीं दे जहां पर बहुत सारे पुरुष खड़े हों। तो इस प्रकार कई चुनौतियों और युक्तियों और अथक प्रयास के द्वारा भारत का पहला आम चुनाव हुआ। उसकी तैयारी और व्यवस्था को आप देख सकते हो कि भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रकार से एक बहुत ही कठिन कार्य को बहुत ही दक्षता के साथ में किया, है ना। आज चुनाव आयोग के सामने इतनी बाधाएं नहीं है भारत में जितनी उस समय थी, क्योंकि ये पहला, और आपको पता है कोई भी चीज पहली बार होती है ना तो वो बिल्कुल आसान नहीं होती। तो ये था चुनाव का प्रचार, चुनाव की व्यवस्थाएं, तैयारियां, बाधाएं, चुनौतियां, और उसके लिए क्या क्या समाधान किए गए। जैसे अलग अलग उम्मीदवारों के अलग अलग मतपेटी बनाई गई, चिन्ह के द्वारा लोगों को पहचाना गया, ठीक है, और महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित किए गए बूथ, वो सब चीजें। अब बात करते परिणाम। पहले आम चुनाव में परिणाम क्या रहा। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार भारत में 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी है। तो इसका मतलब यह है कि तब तक कांग्रेस ही थी। तो इस चुनाव में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी है, और कांग्रेस ने जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और उसका कारण है ना, उसका कारण था भाई, जब भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यही तो पार्टी थी जो जन जन तक जो है अपनी पहुंच बनाई हुई थी। लोग इससे जुड़े हुए थे, इसके बारे में जानते थे, और उस समय के सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनका कद बहुत बड़ा था, ये हीरो थे हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई के, जिन्होंने देश की लड़ाई में भाग लिया, आजादी की, और देश को आजाद कराने में मशक्कत की। तो ये सारे नेता बड़े बड़े हीरो माने जाते थे। तो इस तरह से चुनाव का जो परिणाम आया, तो 489 में से 364 सीटें लोकसभा की कांग्रेस के पास। ऐतिहासिक जीत ही मानेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा 500 के आसपास नंबरों में से 450 नंबर ले आए तो ये अच्छा ही माना जाएगा।
तो इतनी बड़ी मात्रा में सीटें कांग्रेस को। भाई सेशन को लाइक नहीं किया जिन बच्चों ने, कितना अच्छा टॉपिक है, कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा देश के पहले आम चुनाव के बारे में जानकर कि किस प्रकार से और किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों के बाद भारत के चुनाव आयुक्त ने या चुनाव आयोग ने इस चुनाव को अंजाम दिया। चुनाव आयोग के लिए तो एक लाइक बनता है कि नहीं, है कि नहीं? कितनी मेहनत की चुनाव आयोग ने। आपको तो लगता है कि सब कुछ भारत में रातों रात हो गया। आज भारत का लोकतंत्र काफी परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, सब कुछ है। तो ये सब रातों रात नहीं हुआ है। इस सब को लेकर एक बहुत लंबी यात्रा हम लोगों को तय करनी पड़ी है, तब जाके ये सब हुआ है। तो 489 में से 364 सीटें जीती कांग्रेस ने और 45.7% मतदान जो है हुआ था। आप सोचो कि जितने लोगों को वो जो है पंजीकृत किया गया, आधे लोगों ने भी वोटिंग नहीं की। 45.7% मतदान हुआ है। आप देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आधे लोगों से भी वोटिंग करवा लेना लगभग उस जमाने में अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री वो पहले भी थे, आपको पता है भारत में चुनाव के पहले भी अंतरिम सरकार और ये सब हमने पढ़ा हुआ है, पर वो चुने गए नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, जनता के समर्थन से चुने गए पहले प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में। जहां तक प्रांतों के चुनाव की बात है, विधानसभाओं की, तो 2248 सीटें कांग्रेस को वहां पर भी मिली। मतलब कांग्रेस ने केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों में सरकारें बनाई। ये वो दौर था, हमारे एक दलीय शासन चला है भारत। आजादी के बाद एक बहुत लंबे समय तक भारत में एक दलीय कांग्रेस का शासन है। मतलब हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हुआ है, विपक्ष आने लगा, विपक्ष मजबूत हुआ, इस सब में समय लगा है ना। तो ये एक तरफा चुनाव हुए, साबित कांग्रेस ने सभी जगह पर, ठीक है, सरकारें बनाई। मद्रास, त्रावणकोर, कोच्चि, उड़ीसा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि सरकारें सब जगह बनी, ज्यादा समर्थन कांग्रेस को ही मिला था। एक बात और थी कि 40% मतदान योग्य महिलाओं ने मतदान किया, जो प्लस पॉइंट था। इतनी सारी मेहनत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहां आकर सफल हो गई कि जितनी महिलाओं को उन्होंने वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड किया था, उसमें से 40% महिलाओं ने वोट दे दिया। कोई सोच नहीं सकता था। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, नहीं, हर चीज को देश काल और परिस्थिति के अनुसार आंकना चाहिए। 40% उस जमाने में बहुत था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और वोट डालने आ जाएगी। ये तो असंभव सा काम करके दिखा दिया संभव निर्वाचन आयोग ने, वरना 40% की जगह 4-5% होता ही आंकड़ा। ये उसकी इतनी मेहनत, इतनी सारी व्यवस्थाओं का ही सुफल था, सुपरिणाम था कि 40% महिलाओं ने मतदान कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के बोझ के आगे, मतलब कांग्रेस के आगे सारी पार्टियां दब गई। पहली बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, 364 सीटें। दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 23 सीटें। आप देख सकते हो विपक्ष जैसा कुछ भी नहीं है। 364 सीटें मिल रही है पहले नंबर की पार्टी को और 23 सीट मिल रही है दूसरे नंबर की पार्टी। तो बाकी का हाल तो आप समझ ही सकते हो कितना गैप है। कांग्रेस को लगभग 341 सीटें ज्यादा मिली है दूसरे नंबर की पार्टी से। और तब भारत में विपक्ष वाला कुछ मैटर, विपक्ष के नेता को मान्यता भी नहीं थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता 1969 के बाद में मिली है। तब ऐसे विपक्ष का नेता और ये सब नहीं था। मतलब उस समय भारत में विपक्ष जैसा ही कुछ नहीं था। तो ये दूसरी बड़ी पार्टी थी।
गणतंत्र परिषद ने ओडिशा में विधानमंडल की 31 सीटें प्राप्त की। तो ये है पहले आम चुनाव के परिणाम। आप देख सकते हो पहले आम चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो पहले नंबर पर जो मैंने आपको बताया 364 सीटें आई हैं कांग्रेस को, और उसके बाद कई सारी पार्टी जो है उनको कांग्रेस से बहुत कम सीटें हैं, और कुल मिला के आप देखोगे तो कांग्रेस ही दबदबे में दिखाई देती, बहुत सारी है। ठीक है, सबको जो है अलग, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उनको 364 सीटें मिली, और भारत में शुरू होता है नेहरू युग। इस काल को नेहरू युग कहा जाता है क्योंकि यहां से लेकर 1964 तक, अपनी मृत्यु तक, निधन तक, पंडित जवाहर नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो आप सभी को पता है कि भारत में थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ चलते हैं। भारत में किस तरह की प्रणाली है आप सबको पता है। थोड़ा सा हिस्ट्री से पॉलिटी की तरफ चलो। भारत में संसदीय प्रणाली है ना। सारी चीजें चूंकि कनेक्टेड है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से पॉलिटी कनेक्ट नहीं होता। संसदीय प्रणाली की खास बात आपको पता है ना। संसदीय प्रणाली की, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, इसकी खास बात यह होती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का। तो सारी शक्तियां जो है ना भारत में, वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति, पंडित नेहरू नहीं, जो भी व्यक्ति बैठा है या आने वाले समय में बैठेगा, उस व्यक्ति के विजन का, उस व्यक्ति की सोच का, उस व्यक्ति के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है देश के विकास पर, देश की नीतियों पर और देश के भविष्य के ऊपर। तो जैसे नेहरू, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो पंडित नेहरू के जिस प्रकार के विचार थे, जिस प्रकार की सोच थी, उसका प्रभाव आप भारत की आर्थिक नीति पर देख सकते हैं, भारत की विदेश नीति पर देख सकते हैं। यही वो काल था जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ गया। यही वो काल था जब भारत ने चीन के साथ में जो है आपको पता है पंचशील समझौता किया। यही वो काल था, है ना, जब भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है वो हमारी विदेश नीति में आपको दिखाई देगी, और उन्हीं की सोच आपको भारत में आर्थिक रूप से भी दिखाई देगी। तो नेहरू के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत ने अपना जो है विकास करना शुरू किया। सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत से अंग्रेज गए 1947 में। 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए, तब तक वो हमारा अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर चुके थे। बेड़ा गर्क करने वाला शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की अंग्रेजों ने अपने लालच और स्वार्थ के कारण जिन नीतियों को अपनाया, उससे हमारे देश को पूरी तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो विदेशी व्यापार वाला क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुके थे कि जो सिर्फ दुनिया से बाहर तैयार माल को आयात करता है और कच्चा माल भारत से बाहर भेजता है। हमारे यहाँ उद्योग धंधों की स्थिति बड़ी खराब थी। ठीक है, बहुत सारे उद्योग धंधे जो है ना भारत में आपको उस समय नहीं मिलेंगे, और दूसरी तरफ खेती की हालत भी खराब थी। अर्थव्यवस्था के दो बड़े क्षेत्रों की हालत दयनीय है। कौन से दो क्षेत्र? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती जो है घाटे का सौदा थी। हालांकि भारत की लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पर निर्भर थी, कृषि कार्य करती थी, लेकिन पैदा कुछ नहीं होता था क्योंकि खेती की तकनीक पुरानी थी, और कुछ अंग्रेजों की नीतियों की वजह से भी भारत में किसानों की जो है हालत खराब थी। दूसरी तरफ उद्योग, वो भारत में आने ही नहीं दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि अगर भारत में उद्योग आ जाते तो ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े कौन पहनता है इस देश में? ब्रिटेन में तैयार किया गया मशीनों का माल यहाँ कौन खरीदता? तो इसीलिए उन्होंने भारत में उद्योग पैदा ही नहीं होने दिए। अब सोचो, ऐसी परिस्थिति में आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ देश में साक्षरता की स्थिति बहुत खराब, यहां तक कि मैंने आपको पहले भी बताया लगभग 18% 17-18% लोग साक्षर हैं, और 80% से ज्यादा आबादी भारत की निरक्षर है, उनको पढ़ाना भी है। फिर उसी समय भारत में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि गांव में अगर एक महामारी आती है तो पूरा के पूरा गांव साफ हो जाता है। भारत में बहुत ज्यादा मृत्यु दर है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बस आप पूछे ही मत किस स्थिति में है। संचार के साधनों की हालत खराब,
कहने को अंग्रेजों ने भारत में सड़कें बनाई, रेलवे वगैरह, लेकिन वो भी सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसी स्थिति में हमें अपना औद्योगिक विकास भी करना है और ऐसी स्थिति में हमें अपना कृषि का, प्राथमिक क्षेत्र का विकास भी करना है, और तब जाके आगे आप बढ़ेंगे और फिर आप देखोगे कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र आएगा, बाद में आएगा तीसरा वाला क्षेत्र। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सोचिएगा तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पहले, और आजादी के पहले से ही और आजादी के बाद भी भारतीय राजनीति के वो केंद्रीय व्यक्तित्व थे। आपको पता है कि उस समय के वो सबसे बड़े नेताओं में माने जाते थे, क्योंकि इतने सालों से वो लगातार देश के आजादी के संघर्ष में शामिल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के 3 बार, ठीक है, वो अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये एक समय ऐसे ही था, 2 बार से 3 बार के आसपास वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तो नेहरू युग की संज्ञा इस काल को दी जाती है। ऊपर से महात्मा गांधी जी का संरक्षण, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उन्हीं के संरक्षण में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में वो उभरे, और 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक भारत का शासन, मतलब बहुत लंबे समय तक वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, भारत का शासन उन्होंने संभाला है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसा भारत हमारा था उस समय का। तो उस समय अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही घोषित किया गया है कि भारत एक संप्रभु देश होगा। तो हम एक संप्रभु देश थे, एक समाजवादी देश थे। हालांकि ये शब्द नहीं लिखा था, कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो था ही नहीं, पर फिर भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ अवसर की समता दी गई थी। तो हम एक समाजवादी देश थे, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश भी थे, ये भी शब्द नहीं लिखा गया था। पर भारत में सबको पता है कि हम शुरुआत से ही सेक्युलर रहे हैं, हर धर्म के लोगों को भारत में अधिकार रहे हैं, आपको पता है ये बात। तो हम धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक रहे, गणतंत्र बने। तो इसी के वास्तुकार के रूप में वे जाने जाते, क्योंकि संविधान सभा में भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और संविधान बनाने में भी आपको उनके, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव आप सबको पता है उन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। इनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भारत में निर्णयों के समस्त पहलुओं पर नेहरू के प्रभाव के कारण ही इस काल को नेहरू युग कहा जाता है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये नेहरू युग है। इसके बाद इंदिरा युग आता है ना, क्योंकि इन्हीं के बाद इनकी सुपुत्री लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर, ठीक है, काबिज रही। तो इस काल को नेहरू युग कहा जाता है, क्योंकि आप देखो आजादी से लेकर 1964 तक, बहुत लंबे समय तक, लगभग 17 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब हम जिस बात पर विचार कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार का उस समय का भारत था, तो अंग्रेजों के बहुत लंबे समय का, क्योंकि कोई बहुत छोटा मोटा काल नहीं रहा, लगभग 200 सालों तक भारत पर अंग्रेजी शासन रहा, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत को जो है लूटा खसोटा। तो ऐसी स्थिति में आजादी के बाद हमको जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी ना, वो कैसी थी? सीमित औद्योगिकरण, निम्न कृषि उत्पादन, अल्प प्रति व्यक्ति आय और मंद आर्थिक विकास गति। देखो आप, स्वतंत्रता के समय की भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, एक एक करके देखो। सीमित औद्योगिकरण, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, बहुत कम उद्योग थे। निम्न कृषि उत्पादन, कृषि का उत्पादन भी बहुत कम था, बहुत कम भारत में पैदावार होती थी, क्योंकि भारत में जमीन की हालत सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी ने, ना तो अंग्रेजों ने और न ही जमींदारों ने, किसी ने भी भूमि की हालत सुधारने पर बल दिया, न ही अच्छे संसाधनों का प्रयोग किया। और खेती जो है बहुत पुरानी, बाबा आदम के जमाने की खेती हमारे यहाँ पर होती थी, बहुत पुरानी पद्धति पर। तो ये सारी समस्याएं थी। अल्प प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय वास्तव में बहुत कम थी, क्योंकि राष्ट्रीय आय कम थी। और मंद आर्थिक विकास, ये सारी चीजों को लेकर हम बढ़े। इसके साथ अशिक्षा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का लगभग 80% से ज्यादा भाग जो है वो आबादी का निरक्षर था। संकीर्णता, सोच भी काफी संकीर्ण थी, समाज में जातिवाद, ठीक है, कट्टरता और इस प्रकार की सोच भी थी, और सामाजिक असमानता, ये सारे इसके प्रमुख तत्व थे। अब इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया?
तो आप सभी को पता है कि एक देश था, मतलब देश तो रशिया था लेकिन एक संघ था यूएसएसआर, आपने सुना होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का गठन रूस की क्रांति के बाद 1922 में हुआ। रूस और रूस जैसी विचारधारा वाले कई देशों ने मिलकर आपस में एक यूनियन बनाया और यूनियन बना के उन्होंने जो है अपने यहाँ पर एक जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और विकास किया। इसी के लिए उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया वो योजना वाली पद्धति, मतलब कि एक लंबे समय के लिए योजना बनाना और उस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करके देश का विकास करना, है ना। ऐसा ही भारत में भी किया गया। भारत में भी चूंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित नेहरू, वो समाजवाद से काफी प्रभावित थे, पूंजीवाद को वो शोषण का रास्ता समझते थे, और यूएसएसआर या सोवियत संघ की तरक्की से, समाजवाद से वो काफी प्रभावित थे। और इसीलिए उन्होंने भारत में भी पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल अपनाया कि हम भी क्या करेंगे, हम भी कुछ सालों के लिए योजना बनाएंगे, हमारे संसाधनों का आकलन करेंगे और उन योजनाओं को लागू करके, उन योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करके देश का विकास करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके का भारत में योजना के द्वारा विकास करने का आगे लक्ष्य बनाया गया। तो जो भी परिस्थितियां थी और जन आकांक्षाएं थी, देखो भाई एक बात तो है कि आजादी के समय देश की स्थिति चाहे कितनी खराब, लेकिन जनता की अपेक्षाएं तो होती है ना। जैसे एक बच्चा चाहे उसके पिता कितने ही गरीब हों, कितना ही उनके पास संसाधनों की कमी हो, पर बच्चा तो अपने पिता से, माता से हमेशा अपेक्षा रखता है ना कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे अच्छे खिलौने देंगे, अच्छे स्कूल में भर्ती कराएंगे, अच्छे जो है सारी चीजों को जो भी वो चाहता है अच्छा खाना खिलाएंगे। तो वैसे ही भारत जब आजाद हुआ था तो लोगों की उम्मीदें तो थी कि अब हम आजाद हो गए हैं तो अब हमें वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो अंग्रेजों के काल में नहीं मिली। हमें काफी सारे अधिकार अंग्रेजों के काल में मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। हमें अंग्रेजों के काल में रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए थे, नहीं पढ़े। हमें बीमारियों से बचाने के लिए अस्पताल वगैरह होने चाहिए, नहीं हुए। तो उनकी उम्मीदें थी कि चूंकि अब देश आजाद हो गया है तो अब तो वो सारी चीजें मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि ऐसे जादू की छड़ी घुमा दी और आपको सबके सब दे दिया, क्योंकि देश के पास संसाधन भी तो होने चाहिए और समय तो लगता है ना। तो वैसे ही परिस्थितियों को देखते हुए और लोगों की उम्मीदों को देखते हुए हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व के जो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने 4 लक्ष्य घोषित किए कि हमें इनको प्राप्त करना है और इनको प्राप्त करने से काफी सारी स्थितियों को, चीजों को ठीक कर लेंगे हम। पहला, आयात और विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करना। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत आत्मनिर्भर नहीं था, बहुत तरीके से भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। यहां तक कि हमारे पास अपने खाने के लिए पर्याप्त गेहूं भी नहीं है। भारत के लोगों का पेट भरने के लिए भी दूसरे देशों से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, गेहूं मांगने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहली दिक्कत थी कि जितने भी हम विदेशी सहायता से हमारा देश चल रहा है, आयात से हमारा देश चल रहा है, इस पर कम किया जाए और ये सारी चीजें अपने देश में की जाए कि भाई अपने देश में इतना उत्पादन कर लिया जाए कि दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, झोली नहीं फैलानी पड़े। दूसरा, पूंजी निर्माण और संसाधनों का प्रसार करना, ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निर्माण करवाना, संसाधनों का जो है प्रसार करवाना अगला उद्देश्य। फिर सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन करना। फिर इतनी सारी भारत में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं हैं, इनको कम करना, क्योंकि मैंने बताया ना जातिवाद और इस प्रकार की सामाजिक असमानताएं भी हैं, महिला पुरुष के बीच में लैंगिक भेदभाव भी है, जातिगत हर तरीके से भारत में भेदभाव था। और क्षेत्रीय असमानता है, भारत का कोई इलाका थोड़ा सा विकसित है, भारत का कोई इलाका बहुत पिछड़ा है, कोई मध्यम, तो ऐसी स्थिति भी है। इन सबको कम करना और फिर जन सामान्य के लिए पर्याप्त और न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना कि कम से कम हर एक व्यक्ति को भारत में ऐसा जीवन स्तर मिले जो मिनिमम हो, जैसा होना चाहिए। भाई इंसान को कम से कम इतना तो मिल जाए कि उसका जीवन चल जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 4 लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और फिर इन्हीं की प्राप्ति की कोशिश की। पर अब कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा
कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन में लक्ष्य क्या हो, ये तो है। कई सारे लोग तो बड़ी उम्र तक पहुंच जाते हैं, अच्छा खासा एज हो जाती है, तो भी उनको नहीं पता कि उनको जीवन में करना क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, बिना लक्ष्य के जिए जा रहे हैं। उन्हें अपने जीवन में एक्चुअल में अपना गोल भी नहीं पता। चलो, कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें अपना गोल पता है, लक्ष्य पता है, लेकिन उस लक्ष्य को कैसे पाना है ये नहीं पता। ऐसा है ना भाई, यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, ये गोल है, कैसे करना है नहीं पता। क्या कोचिंग जाएं या बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से करें, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, या नोट्स जो है बिना बनाए कर लें, कैसे करना है ये नहीं पता। कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत कि उन्हें लक्ष्य पता है पर तरीका नहीं पता, क्योंकि उनके पास अलग अलग रास्ते हैं, है ना। अब किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि उसको दुबला होना है, वेट कम करना है, ये क्लियर है कि उसको अपना वजन कम करना है, पर वजन कम करने के भी तरीके हैं। एक, आप जिम चले जाइए और जिम जाके आप एक्सरसाइज करिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरा, जिम नहीं जाना, आप डेली दौड़ लगाने जाइए, रनिंग कीजिए, घर पे ही योगा एक्सरसाइज कीजिए, डाइटिंग कीजिए, वजन कम हो जाएगा। तो भाई कुल मिला के बात सीधी सी है कि कई बार लक्ष्य तो हमारे सामने होता है, लेकिन लक्ष्य के बाद उसको कैसे पाना है वो क्लियर नहीं, क्योंकि सारी चीजों के अपने फायदे नुकसान है। अगर आप जिम जाएं तो जिम जाने के अपने फायदे नुकसान, जिम ना जाएं उसके अपने फायदे नुकसान। तो वैसे ही भारत के नेतृत्व के सामने पहले 4 लक्ष्य तो क्लियर है कि हमको करना क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस समय 2 विचारधाराएं हमारे सामने थी, मतलब 2 रास्ते हैं। मंजिल तो क्लियर है, पर उस मंजिल पर जाने के 2 रास्ते हैं। आप ऐसे समझो कि ये आपका घर है और आपको अपने घर से ये एक जगह है, इस जगह पर जाना, ये आपका डेस्टिनेशन है, यहां आप जाना चाहते हैं। एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता ऐसा है। अब इस रास्ते की खास बात यह है कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप जो है सीधे पहुंच जाएंगे, ये शॉर्टकट है, परंतु ये रास्ता बहुत खराब है, उबड़ खाबड़, मतलब ये रास्ते पर बहुत सारी समस्याएं हैं, गड्ढे हैं और आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। ये रास्ता पक्का है, गड्ढे नहीं है, खराब नहीं है, पर ये रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा है और ये रास्ता लंबा है। अब दोनों में से आपको क्या प्रायोरिटी वो आपको देखनी है कि हम शॉर्टकट से जाएं, भले ही खराब रास्ता मिल जाए, या लंबे रास्ते से जाएं, अच्छा रास्ता मिल जाए, उसके लिए हमको भले ही लंबा जाना पड़ जाए। वैसे ही हमारे सामने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व के सामने 2 विचारधारा है, पहली समाजवादी और दूसरी पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा जो कि अमेरिका, उस समय शीत युद्ध भी चल रहा था ना, आपको पता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में। साम्यवादी विचारधारा चाइना में, यूएसएसआर में और इन देशों में थी। कौन सी अपनाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किस विचारधारा को अपनाया जाए। दोनों के विकल्प हमारे पास मौजूद थे, पर दोनों के, मैंने आपसे कहा ना, दोनों रास्तों में कुछ अच्छा था और कुछ खराब। पूंजीवादी विचारधारा में अच्छी बात यह थी कि वहां लोकतंत्र होता है, लोगों के अधिकार होते हैं, लोगों को अपनी बात रखने का, जैसा कि भारत का सिस्टम था। लेकिन पूंजीवाद में शोषण होता है, असमानताएं होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। समाजवादी विचारधारा ये एक प्रकार से विकास की बात करती है समता के साथ, ये एक अच्छी विचारधारा, पर इसकी अपनी दिक्कतें हैं, इसमें अधिकार नहीं है, इसमें तानाशाही आती, थोड़ी लोकतंत्र नहीं मिलेगा आपको। तो एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में असमानता है और साम्यवादी व्यवस्था में निरंकुशता है, और हमें दोनों नहीं चाहिए। आप सोचो क्या चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज आ रही है मेरी ठीक से कि नहीं? कहाँ गए सब लोग? थोड़े एक्टिव रहा करो, थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह करो। अगर आपको ये सीरीज देखनी है, अगर आप आज़ादी के बाद का इतिहास पढ़ना चाहते हो अच्छे से, आप चाहो कि सर पूरा पढ़ा दो, तो ऐसे नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको। एक बात समझ लो, मैंने हमेशा बोला है कि मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो बच्चे देखना चाहते हैं। मुझे ज्ञान नहीं अर्जित करना है, मुझे ज्ञान देना है। अगर आप कोई ऐसा खाना बनाए कि जो कोई नहीं खा रहा है, तो आप उसको नहीं बनाएंगे, आप वही बनाएंगे जो लोग खाना चाहेंगे। तो अगर आपको देखना है, अगर आप इसको आगे भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसको शेयर करिए, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाइए। अगर जो स्थिति मुझे अभी क्लास में दिखाई दे रही है, अगर इतने ही बच्चे इस सेशन को देखते रहे ना,
तो फिर हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि आपने सपोर्ट नहीं किया था। मैंने शुरू किया, मैंने इस कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से हाथ से ताली नहीं बजेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर मजबूरी में बंद करना पड़ जाएगा। और फिर आप लोग बाद में मैसेज करेंगे कि सर आपने सीरीज बंद कर दी। नहीं, आप तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत आपको इसको शेयर करके सपोर्ट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जब लोग आएंगे देखेंगे तो फिर इसको चलाने का फायदा है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यही चीज बता रहा था कि जब हमारे सामने दो ऑप्शन थे, एक तरफ हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, पूंजीवादी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण है, असमानता है। समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में शोषण नहीं है, वो एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वहां दिक्कत क्या है, वो तानाशाही। और भारत में तो लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश में तानाशाही की तो आप कल्पना नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता से मेरा मतलब है कि हमने न तो पूंजीवाद को अपनाया, न साम्यवाद को, बल्कि हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। का मतलब ये था कि हमारा जो सिस्टम है वो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था की विशेषताओं से युक्त था और उनकी कमियों से मुक्त था। कि जो जो इनमें अच्छा था वो हमने ले लिया। जैसे पूंजीवाद का लोकतंत्र था तो वो ले लिया, और समाजवाद में समानता की बात थी वो हमने ले ली। तो ये एक प्रकार से इस तरीके से तीसरे रास्ते को, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लीक से हटकर कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ढांचे, एक सांचे में बंधे होते हैं, बस वो उतना ही करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं और कोई नया रास्ता बनाते हैं। जब भी जीवन में आपके सामने ऐसे कोई समस्या आए ना, तो आपके पास जब दो रास्ते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दो ही रास्ते होंगे। अगर आपको किसी भी रास्ते पर चलना सही नहीं लग रहा है तो तीसरा रास्ता बनाइए। इस बात से आपको एक सीख मिलेगी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो रास्ते हैं, दोनों गलत है तो एक को चुनना ही पड़ेगा ना, तीसरे पर जाइए, एक नया रास्ता बनाए। कल को दूसरे लोग भी आपके उस रास्ते को फॉलो करेंगे और वो आपकी तरह उस रास्ते पर चलेंगे तो उन गलत रास्तों पर चलने से बच जाएंगे। ऐसा ही भारत ने गुट निरपेक्षता के मामले में भी किया कि हमें न तो अमेरिका के साथ जाना था न सोवियत संघ के साथ, तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। हम बीच के रास्ते से चले, न तो हम अमेरिका की तरफ गए न सोवियत संघ की तरफ गए। तो ऐसा ही मामला यहां भी है। ठीक है, अब जवाहरलाल, देखो कुछ बच्चे विनेश फोगाट के ऊपर बात करने की, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, अभी हमारा टॉपिक कुछ और है, हम लोग इस पर बात नहीं कर सकते अभी, है ना। जो भी हुआ दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे देश में एक एक गोल्ड को हम इतना तरसते हैं, और अगर ऐसे में कहीं से अगर कोई लेकर आता है तो इससे ज्यादा सुखद, जैसे ये वैसी बात है कि अकाल के बाद एक दिन भी बारिश हो जाती है ना, या बहुत बड़े सूखे के बाद, गर्मी के बाद, भरे टेम्परेचर में एक दिन की बारिश भी आपको ना काफी राहत देती है, सुकून देती है, ठंडक देती है। वैसे ही अगर मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन इसके पीछे आप और हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, और उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो आपको यहां तक समझ में आ गया ना जो मैंने आपको बताया है कि हमने कौन सा रास्ता अपनाया। फिर बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हमने तीसरा रास्ता अपनाया। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया, और हमने आर्थिक नियोजन को लागू करने का, प्रयोग करने का निर्णय लिया कि हम प्लानिंग करेंगे। हम अपना जो विकास है वो प्लानिंग के तहत करेंगे। मतलब भारत योजना बनाएगा और योजना बना के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की और देश के विकास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से इन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तो यही था हमारा लॉजिक। भाई सेशन को लाइक भी कर दो यार, बोला मैंने अभी आप लोगों से। जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम इतना तो सपोर्ट आप लोग करिए, फिर आप धीरे धीरे ना पढ़ाने वाले आपके टीचर और एजुकेटर को एक प्रकार से डिमोटिवेट कर देते हैं कई बार। अगर मैं ये योजना काल आपको पढ़ा रहा हूं तो कम से कम सोचो उस बात को कि थोड़ा मोटिवेशन अगर नहीं मिलेगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा।
इस तरह से ये आर्थिक नियोजन की शुरुआत भारत में हुई। लेकिन भारत में योजना का इतिहास आजादी से भी पुराना है। क्या आपको पता है कि भारत में योजना का इतिहास आजादी से पुराना है? कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस ने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। आपको पता होगा उस समय जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष बाबू जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तब एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कांग्रेस ने किया था और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ये खुद उसके अध्यक्ष रहे। तो तब से ही भारत में योजनाओं को लेकर प्रयास हुए। फिर इस समिति ने जो तैयार की रिपोर्ट, उनमें कई प्रकार से आप देख सकते हो कि प्रावधान थे। पहला, मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व, मतलब जितने भी बेसिक इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज है, मूलभूत, कि जिन मूलभूत उद्योग किनको कहते हैं? आपने कभी शब्द सुना होगा कोर इंडस्ट्री या मूलभूत उद्योग। कोर इंडस्ट्रीज या मूलभूत उद्योग वो होते हैं जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। मतलब इन उद्योगों के विकास या इन उद्योगों को स्थापित किए बिना दूसरे उद्योगों को जो है नहीं आप चला सकते। जैसे किसी उद्योग में मशीन चाहिए, मतलब उद्योग चलाना हो तो मशीन चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली पैदा करने के लिए आपको पहले बिजली पैदा करनी पड़ेगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। या आप देखिए मशीन के लिए लौह इस्पात, जब तक लौह इस्पात नहीं होगा मशीन कैसे बनेगी, और मशीन नहीं बनेगी तो मतलब ये दूसरे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं जो कि कोई निर्माण करते हैं। तो ये कोर उद्योग कहलाते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी ऐसे कोर उद्योग होते हैं ना, वो सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन उद्योगों की स्थापना करने से आमतौर पर निजी क्षेत्र बचता है। क्या आपको पता है? निजी क्षेत्र इनकी स्थापना नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो इनमें खूब सारी पूंजी लगती है, इतनी पूंजी निजी क्षेत्र के पास कई बार नहीं होती। दूसरी समस्या, इनका जो रिटर्न है वो बहुत लंबे समय में आता है, लॉन्ग टर्म में आता है। अब निजी क्षेत्र तो पैसे के लिए काम करता है, वो ऐसे किसी उद्योग में इतने सारे पैसे क्यों फंसाएगा कि जिसमें आपको लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो आमतौर पर किसी भी देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के उद्योगों जो है की स्थापना करे, इनको अपने नियंत्रण में जो है रखे। फिर बड़े और लघु उद्योगों के मध्य समन्वय, मतलब दूसरे तरह के उद्योगों में सरकार और निजी मिलकर काम करे। क्षेत्र, क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसीलिए आप देखोगे आजादी के बाद भारत ने भूमि सुधार कानून को लागू किया। आज मेरा बर्थडे है, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, है ना। और जीवन में जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हो ना, उसमें जब आप सफल हो जाओ, तो मेरा मानना है कि इससे बड़ी खुशी जीवन में नहीं हो सकती। मतलब आपने अपने जन्म को सार्थक बनाया, वो वैसी बात है। वरना भारत में आपको पता है करोड़ों लोग जनसंख्या है, सबका बर्थडे आता है ना, करोड़ों जनसंख्या है और हर साल सबका बर्थडे आता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता कि किसी का बर्थडे नहीं है। 29 फरवरी वाले को छोड़ दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपके पैदा होने से आपके परिवार के लोगों को कुछ जो है एक सार्थकता मिले, तब तक कोई मतलब नहीं उसका। दिशाहीन जीवन जीने का, लक्ष्यहीन जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की भी बात की थी कि भारत में जो ये जमींदारी प्रथा है, इनको मुआवजा देके जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए। और इसीलिए भारत में आजादी के बाद भूमि सुधार कानून लागू किए गए और जमींदारों से उनकी जमीन लेने की व्यवस्था की गई। फिर नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करना, मतलब हर एक प्लानिंग में, नियोजन में कृषि क्षेत्र भी होगा, उससे जुड़ा हुआ मामला, और सहकारी खेती का विस्तार। ये सारी सिफारिशें 1938 के इस राष्ट्रीय योजना समिति के रिपोर्ट में थी। फिर इसके बाद अगला जो भारत में प्रयास हुआ योजना को लेकर, वो हुआ था 1944, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना। आपको पता है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत के कुछ उद्योगपतियों ने, ठीक है, भारत के लगभग 8 बड़े उद्योगपतियों ने, जिसमें घनश्याम दास बिरला, JRD टाटा, है ना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ऐसे उद्योगपति शामिल थे
इन 8 उद्योगपतियों ने भारत में आर्थिक विकास का एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे बंबई योजना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। कभी भी आप ऐसा पढ़ेंगे ना, 1944 की बात है, बॉम्बे प्लान। क्या है मुंबई योजना? जो भारत के 8 दिग्गज उद्योगपतियों ने, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे उद्योगपतियों ने तैयार की थी। दरअसल इस योजना में उन्होंने सरकार पर जो है इस बात को विचार करने के लिए कहा कि सरकार आयात प्रतिस्थापन पर विचार करे, और सरकार जो है सार्वजनिक, मतलब उन्होंने कहा कि जब तक सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होगा, जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। तो इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण की वकालत की औद्योगिक क्षेत्र में, ताकि नए नए भारत के उद्योगों को संरक्षण मिल सके और वो आगे बढ़ सके और उनकी रक्षा हो सके प्रतिस्पर्धा से। फिर इसके बाद आचार्य श्री मन नारायण द्वारा एक गांधीवादी योजना भी लाई गई विकास के लिए कि 10 वर्ष में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस प्रकार से कई सारे प्रयास भारत में आजादी के पहले नियोजन को लेकर हुए। इसी बीच एक जनता योजना का प्रस्ताव भी रखा गया एम.एन. रॉय के द्वारा। आपने एम.एन. रॉय का नाम सुना होगा ना, मानवेंद्र नाथ रॉय, वही व्यक्ति जिन्होंने 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार रखा। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के मांग की बात, विचार की बात। तो इन्होंने एक जनता योजना का प्रस्ताव रखा जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। मतलब जितनी भी खेती है, भूमि है, उसका सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण, मतलब कुल मिला के यूएसएसआर वाली व्यवस्था। वैसे भी ये वामपंथी नेता थे। फिर जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना, ये भी जयप्रकाश नारायण, जेपी को भी आप जानते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इन्होंने भी गांधीवादी मॉडल पर आधारित एक सर्वोदय योजना, क्योंकि ये महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ा है, सर्वोदय मतलब सबका उदय। तो इस तरह से भारत में काफी सारे प्रयास योजना को लेकर हुए हैं आजादी के पहले। आजादी के बाद भारत में, मैंने आपसे कहा है कि जब हम आजाद हो गए तो हमने लक्ष्य बनाया कि हम जो है योजना बना के देश का विकास करेंगे। इसीलिए मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को आपको पता है भारत में एक आयोग की स्थापना की गई जिसे आप योजना आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग दरअसल नाम ही इसलिए इसका ये रखा गया क्योंकि ये योजना से जुड़ा था कि ये आयोग भारत में योजनाओं से जुड़े हुए सारे काम करेगा और देश के विकास में योजनाओं के द्वारा जो है लक्ष्य हासिल करेगा। तो योजना आयोग की स्थापना हुई, और कैसे हुई ये भी आपको पता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। दरअसल योजना आयोग जो है ना, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं था। मतलब भारत के संविधान में कहीं भी योजना आयोग का कोई जिक्र नहीं था, और इसी के साथ न ही संसद ने कोई कानून पास करके इसको बनाया। मतलब योजना आयोग गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक आयोग था। आमतौर पर हमारे यहाँ जितने भी आयोग होते हैं वो या तो संवैधानिक होते हैं या सांविधिक होते हैं। योजना आयोग इस प्रकार से अपने आप में अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि न तो संविधान में न किसी कानून में, इसको मंत्रिमंडल ने सिर्फ एक प्रस्ताव पास करके और बना लिया, और इस तरह से इसकी स्थापना की गई और इसको परामर्शदात्री संस्था का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके पदेनाध्यक्ष बनाए गए कि जो भी भारत में प्रधानमंत्री होगा वो इसका एक पदेनाध्यक्ष माना जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई अध्यक्ष वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, पीएम बाय डिफॉल्ट ही, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। इसका एक उपाध्यक्ष होगा, तो एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी जिसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होगा। इसके बाद कई सालों तक आपको पता है भारत में अलग अलग योजनाएं इसके द्वारा बनाई गई। अच्छा खासा उपलब्धियां भी है इसके पास, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले भारत में जो नई सरकार आई थी, मोदी सरकार, उन्होंने इस योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग नाम का एक नई संस्था आई, और आप सबको पता है कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक है। जिस तरह से योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ था, वैसे ही नीति आयोग का गठन भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ। आप सब जानते होंगे। नीति आयोग में भी आपको ये बात पता है कि उसके भी पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं।
है ना, योजना आयोग में भी थे। फिर आपको लगेगा कि अंतर क्या है। कई लोग तो कहते हैं कि अंतर कुछ है ही नहीं, योजना आयोग इज इक्वल्स टू नीति आयोग, बस नाम बदला है, काम वही है, सब कुछ वही, पर ऐसा नहीं है। दोनों में बेसिक डिफरेंस तो है। योजना आयोग को जब आप देखेंगे ना, तो योजना आयोग की संरचना और योजना आयोग के काम करने का तरीका नीति आयोग से अलग है। नीति आयोग थोड़ा सा भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, या हम कहें कि सहकारी संघवाद से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जुड़ा है। ऐसा योजना आयोग नहीं था, ठीक है। तो इस आयोग को 7 दायित्व निभाने थे। मतलब हमने इसकी जो स्थापना की थी, क्यों की थी योजना आयोग की स्थापना, इसके मेन काम थे वो बता दूं। फंक्शन 7 काम थे। पहला, भारत के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आकलन करना, पहली बात। क्योंकि आज भी आपको पता है यूपीएससी में योजना को लेकर, योजना आयोग को लेकर, भारत के योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग आप देख सकते हैं, योजना आयोग जो है ना वो क्या है, 1950 में आई हुई एक संस्था है। और इसका जो मेन लक्ष्य था पहला, कि भारत के जितने भी भौतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है, मानवीय संसाधन है, मतलब जो भी भारत में प्राकृतिक रूप से हमको मिट्टी, वन, नदी, खनिज सब दिया गया है। दूसरी तरफ भारत के जो पूंजीगत संसाधन, जो भी भारत में राष्ट्रीय बचत है, पैसा है, देश में उद्योगपतियों के पास सब कुछ, उसके साथ मानवीय संसाधन, देश की जनसंख्या, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने कुशल श्रम है, अकुशल श्रमिक हैं, इन सब का आकलन करना, ठीक है। फिर इन संसाधनों के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। तो जो संसाधन हैं अब उनका सही तरीके से यूज किया जाए कैसे, वो तय करना। आप देखो ये बहुत आम सी बात है, जब भी किसी के घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी किसी की शादी हुई है, जब भी घर में किसी की शादी होती है तो सबसे पहले हम भी यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं, हम भी हमारे संसाधनों का आकलन करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हमारी आय कितनी है, हमारा बजट कितना है, हमारे घर में लोग कितने हैं, हमारे परिवार में कितने लोग हैं। भाई जितनी बड़ी बड़ी फैमिली होती है तो अलग तरीके की शादी होती है, छोटी फैमिली होती है तो अलग तरह की शादी होती है, पैसा ज्यादा होता है तो अलग तरह की शादी होती है, पैसा कम होता है तो अलग तरह की शादी होती है। करते हो कि नहीं करते हो। डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो उसके लिए पैसा है कि नहीं, या घर से ही शादी कर देना, मैरिज हॉल का पैसा भी नहीं, कई लोगों के पास नहीं होता। कई लोगों के पास गार्डन खरीदने का, मैरिज हॉल खरीदने का, होटल बुक करने का पैसा नहीं है, तो वो घर के सामने ही पता है क्या करते, टेंट लगा देते। और घर के सामने टेंट लगा देंगे, घर के आसपास कोई प्लॉट खाली पड़ा होता है ना, उस प्लॉट पे टेंट लगा देते, वहीं लोगों को खाना खिला के वहीं शादी कर देते। कुछ लोगों क्या बजट कम होता है तो वो क्या करते हैं, और भी कम होता है तो वो सरकारी जो वैवाहिक सम्मेलन होते हैं, या और भी कई सारे सामाजिक, आपको पता है वैवाहिक सम्मेलन भारत में होते रहते हैं अलग अलग जातियों के, तो उस सम्मेलन में जाके शादी कर देते हैं, उसमें और कम खर्चा आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। और अगर आप भारत में अंबानी हैं तो फिर आपकी शादी का बजट का कोई टेंशन तो है नहीं, तो आप अलग प्रकार की प्लानिंग करते। कुल मिला के भाई कि पहले आपको संसाधनों का आकलन करना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये रट्टा मारते हैं, इसको बहुत बुरा लगता है मुझे। इसमें क्या रटना है, आप ऐसे सोचो कि आप योजना बनाओगे, तो आप योजना कैसे बनाओगे, ऐसे आंख बंद करके योजना बन जाएगी? कैसे बनेगी योजना? योजना ऐसे ही बनती है, संसाधनों का आकलन होता है, उन संसाधनों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करते हैं, उनका उपयोग करने का, ठीक है। विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना अगला काम, कि भाई सबसे पहले क्या करना। जब आपके पास 10 काम होते हैं और सारे करने हैं, एक साथ 10 काम नहीं करते, प्राथमिकताओं से करते हैं ना। मान लीजिए आपको एक साथ 3-4 काम करना है। पहला, आपको अपने घर के किसी भाई या बहन को स्कूल या कॉलेज से लेके आना, उसका टाइम हो गया है, वो नहीं आ सकता खुद से, उसी समय आपको दूसरा काम दे दिया जाता है मार्केट से जाके सब्जी लाने का। तीसरा काम आपको दे दिया है घर में ऊपर जाके छत की जो टाकी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जाके ठीक करना। चौथा काम आपको दे दिया गया है कोई गाड़ी से जुड़ा हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप प्रायोरिटी पे सबसे पहले कौन सा काम जरूरी है,
टंकी वाला काम थोड़ा सा बाद में हो सकता है, लेकिन जो स्कूल और कॉलेज से लाने वाला काम है वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपको 10 काम करने होंगे तो आप प्राथमिकता निर्धारित करते हो। योजना आयोग को भी पता है ये बात कि भारत में ऐसा थोड़ी कि एक ही काम करना है बस विकास में, हमें तो भाई सारे काम करना है। और सारे काम से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको कृषि क्षेत्र का विकास करना है, हमको औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, सामाजिक असमानताओं को कम करना है, शिक्षा को, सामाजिक जो है लोगों को व्यवस्थाएं देनी है, यही ना। तो ये सब कैसे होगा मुझे बताओ, एक एक करके होगा ना। तो उनकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना और संसाधन के वितरण के सुझाव देना, ये अगला। फिर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। फिर योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना, समय समय पर उसको जो है सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, निगरानी करने की जरूरत पड़ेगी ताकि सब कुछ ठीक से होता रहे। योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल की गई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, नीतियों और मापदंडों में अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना। अब अगर मान लो कि योजना बना ली, योजना शुरू भी हो गई, लेकिन योजना में कई सारी दिक्कतें आती है ना, तो समय समय पर जो भी प्रगति हो रही है कि हम कहां तक पहुंचे, आप इसको सबसे अच्छे तरीके से लो आपकी तैयारी से। भारत में हर साल लाखों बच्चे सपना पालते हैं देश की सबसे बड़ी एग्जाम को क्रैक करने का, कि हमें एक अधिकारी बनना है, हमें एक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, जो भी बनना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो प्लानिंग, संसाधन देखे जाएंगे। आपके पास अगर अच्छे संसाधन है तो आप बड़े शहर में जाते हैं, कई सारे बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, रहते हैं, वहां जाके कैसे रूम में रहना है, कैसे फ्लैट में रहना है, किस कोचिंग में जाना है। कई बच्चों के पास अच्छा खासा पैसा होता है तो बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। संसाधन देख रहे हैं हम लोग, और संसाधन से फिर चीजें होंगी। किसी के पास नहीं है पैसा, माता पिता के पास सिर्फ इतना पैसा है कि वो किसी शहर में भेज सकते हैं, कोचिंग नहीं करा सकते, तो बेचारे वहां जाके कमरा किराए से लेते हैं और इधर उधर दोस्तों को जो है उनसे नोट्स वगैरह जुगाड़ करते हैं, जहां से जो मिलता है, क्योंकि नीयत सही है, मेहनत करना चाहते हैं तो सब कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो जुगाड़ से काम चला लेते हैं। किसी से उसके नोट्स मांग के लिए आए, वो पढ़ लिए, फटाफट उससे नोट्स बना लिए, उसको वापस कर दिया। कहीं से कोई पीडीएफ फ्री में मिल गई तो वो जुगाड़ कर ली, कहीं से कोई फोटोकॉपी करवा सकते थे तो वो करवा ली, काम की चीजें मिली तो वो ले ली। ऐसे करके कम संसाधनों में भी अपना काम चला रहे हैं। कुछ माता पिता ऐसे कि जो अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकते क्योंकि वो किराया भी नहीं दे सकते, तो वो घर में बैठे हैं और इस समय ये सेशन देख रहे हैं कि हम जहां हैं वहीं से, क्योंकि जहां चाह वहां राह। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा यूपीएससी की जो है आप देखो कि नोटिफिकेशन भैया कहीं कि आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, आपको बड़े शहर जाना ही पड़ेगा, नहीं, कहीं से भी हो सकता है। तो वो घर बैठे ही किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, या घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं कम पैसे में जो मिल जाती है उनको। तो ऐसे करके अपने संसाधनों का यूज करते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर समय समय पर मूल्यांकन भी करना होता है कि भाई कैसे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, इसलिए टेस्ट वगैरह देते हैं कि हम लोग प्री का सही जा रहे हैं कि नहीं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट देते हैं कि लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो धीरे 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 मूल्यांकन भी करते हैं और अपने लक्ष्य को देखते हैं, तब जाके वो प्राप्त होता है कि नहीं। ऐसा ही योजना के साथ भी जो कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, जो और चाहिए उसको लेके आ रहे हैं। कुल मिला के मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जीवन में संसाधनों की कमी तो हो सकती है, लेकिन आपके अंदर अगर जज्बा है तो फिर आपको रोका नहीं जा सकता, मिल जाएगा सब। तो वैसे ही इस तरह से योजना आयोग, ठीक है, ये प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करता है और इनमें जो सुधार है, जो होने चाहिए और बेहतर, उसको क्या करता है, उसकी सिफारिश करता है। जैसे आप अपना आंसर लिख के किसी को चेक कराते हैं और उस आंसर में जो कमियां हैं उसमें वो सुधार की आपको सिफारिश करेगा, इसको ठीक करो, इंट्रो में गड़बड़ है या यहाँ आपने गड़बड़ की है, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, आप उसको सुधार करेंगे, अगले बार अच्छा आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थिति, चालू नीति, कार्यक्रम, मापदंड, केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किसी समस्या आदि विषय के संबंध में सिफारिश देना, ये भी इसमें आता है। तो इस तरह से योजना आयोग की स्थापना
हुई मार्च 1950 में। कैसे हुई, क्या सोच के हुई, क्या हमारे दिमाग में उस समय चल रहा था, वो मैंने आपको बताया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात मतलब नियोजन के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य क्या थे। भाई आपने ये योजना बनाई, तो योजना बना के आपने जो भी करने का सोचा है तो उसके उद्देश्य क्या। जैसे आप जो करना चाहते हो ये तो तय हो गया कि आपको यूपीएससी करनी है और आपको आईएएस या आईपीएस बनना है, जो भी बनना है, पर उसके पीछे उद्देश्य क्या है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता ना, क्यों बनना चाहते हो आईएएस, या क्यों बनना चाहते हो आईपीएस, या क्यों यूपीएससी क्रैक करना है, और बच्चों को तो पता भी नहीं होता। उन्होंने देखा, किसी रील में देख लिया, अरे आईएएस के पास इतना पावर होता है, बचपन से घर वालों से सुन रहे हैं कि यूपीएससी में एक बहुत बड़ा जो है दम है, एक अधिकारी बनता है, जलवे हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं और बस तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और तैयारी करना शुरू करते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कई रील देखी थी, आईएएस का कोई पावर देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई सीरियल देख लिया, फलाना फलाना सब देख लिया, या किसी आईएएस से मिले, या किसी कलेक्टर को देख लिया, उसके बंगलों को देख लिया, उसकी सुविधाओं को देख लिया, नौकर चाकर को देख लिया, तो बड़े आकर्षित हो गए, इसलिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। बाद में ये तो नहीं बता सकते कि हमने क्यों शुरू की, तो फिर क्या करते हैं, फिर उल्टे सीधे आंसर देते हैं, फिर वो बनावटी बातें करते हैं, फिर उसमें वो सोशल सर्विस वाला एंगल डालेंगे, ठीक है, कि हम जो है समाज सेवा करने आए हैं, हम समाज को बदलने के लिए आए हैं, हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, फलाना। ये सब तुम करने नहीं आए थे, आए थे किसी और तरीके से, किसी और लक्ष्य को लेके, कुछ और सोच के, और यहाँ जो है अब बात ऐसी कर रहे हैं। मैंने देखा है कई बच्चे तो रील देख के उनको लगता है कि हम बन जाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके से उनके अंदर जोश उससे पैदा होता है। तो पहले तो आप ना अपने आप से पूछिए कि सच में बनना क्यों है। ये सारी बातों से नहीं होता, कभी भी इंसान इस तरीके की चीजों को नहीं करता। तो आपको अपने लक्ष्य या उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो उद्देश्य क्या है उसको करने का। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है, मतलब आप सिर्फ अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कर रहे हो, या आप सच में समाज के लिए करना चाहते हो, या आप अपने जेब में पैसा इकट्ठा करने के लिए, जेब भरने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए करना चाहते हो, या आप सच में देश की आर्थिक स्थिति के लिए करना चाहते हो, या लोगों की आर्थिक स्थिति, अपने आसपास के लोगों की कम से कम। नहीं, ये सब के बारे में कौन सोचता है। और फिर बाद में इंटरव्यू जब होता है ना, तो फिर टीचर से पूछते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलना है, बताओ, तैयारी तुम कर रहे हो, बताएगा टीचर कि क्यों बनना है। इससे ज्यादा मेरी नजर में हास्यास्पद स्थिति नहीं है कि जब आप अपने मास्टर से, अपने टीचर से पूछ रहे हो कि सर अगर मुझसे पूछा जाए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं तो मैं क्या कहूंगा, बताओ। करना तुम्हें हो, टीचर कैसे बता सकता है। या तो जो तुम्हारे मन में है, जिसके लिए तुम बनना चाहते हो, वो बता दो। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं। तो इस तरीके की हरकतें ना करें, ये स्टंट जो है कदापि ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आरते को क्या उद्देश्य थे, तो भारत के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अगर आप देखें तो उनके फॉर्मेट्स में, उनके प्रारूपों में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य आपको मिल जाएंगे। एक मोटे मोटे अनुमान के आधार पर देखो क्या क्या उद्देश्य। पहला, आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण। आपको पता है कि एक आधारभूत औद्योगिक संरचना के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए पहला उद्देश्य ये। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि और सुधार। भाई प्राथमिक क्षेत्र का अगर बंटा ढार होगा, प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति खराब होगी, तो फिर कैसे देश का विकास हो सकता है। आप सोचो इस बात को। पहली पंचवर्षीय योजना बनी ना, तो हमने कृषि को प्राथमिकता दी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी, क्योंकि एक बार में एक को ही दे सकते हैं, पर करना तो दोनों ही थे ना। उसके बाद राष्ट्रीय, मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि, समझ गए ना, खेती में उत्पादन बढ़ाना, खेती को घाटे का सौदा जो है वो बन गया ना, उसको हटाना, कम से कम इतना पैदा कर लेना कि विदेशों के सामने खाने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। और कृषि में सुधार भी करना, भूमि सुधार वगैरह सारी चीजें, उन्नत तकनीकों का उपयोग, ये सारी बातें आती हैं। राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि और वितरण अगला।
अगला उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो आत्मनिर्भर हो, क्योंकि भारत अंग्रेजों के काल में एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया था जिसका अपना कुछ भी नहीं था। आप सोचो कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं कि आप जब बड़े हो गए हो, स्कूल कॉलेज आपने पढ़ लिया है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई अब खुद से अपना कमाना शुरू करो। बचपन में आप छोटे थे तो आपके सारे खर्चे माता पिता ने चलाए, सब कुछ माता पिता ने किया, कपड़े भी पहनाए तो माता पिता ने, खिलाया तो माता पिता ने, स्कूल की फीस माता पिता ने भर दी, सब कर दिया। लेकिन कब तक? तो वो उम्मीद नहीं करते आपसे कि अब आत्मनिर्भर बन जाओ। तो वैसे ही जब भारत आजाद हो गया है तो अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। कब तक हम लोगों पर निर्भर रहेंगे? तो एक स्वतंत्र देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक स्वतंत्र देश अगर निर्भर होता है ना किसी के ऊपर, तो ये वैसा ही है कि 40 साल का कोई व्यक्ति माता पिता के खर्चे पर पल रहा है। ये वैसी बात है, ये आप अच्छा नहीं मानेंगे बिल्कुल भी कि आप कुछ कमाओ, कुछ करो जीवन में। कब तक माता पिता के पैसे पर जियोगे? वैसे ही आजादी के बाद हमें भी आत्मनिर्भर बनना था, और आत्मनिर्भर बनने का एक और कारण है, सिर्फ इसलिए नहीं, आत्मनिर्भर इसलिए भी बनना है क्योंकि आत्मनिर्भर जो होता है ना, उसका सम्मान तो होता है दुनिया में, ये बात तो है, पर वो एक प्रकार से मन का मालिक भी हो सकता है। दुनिया में अगर आप किसी पर निर्भर है ना, तो हमेशा मानिएगा कि आपकी संप्रभुता दांव पर है। अपने मन से नहीं कर पाओगे कुछ, हमेशा आपको वो करना पड़ेगा जो सामने वाला चाहेगा। और आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने मन से चीजें कर सकता है। मतलब अगर एक देश आत्मनिर्भर नहीं है तो संप्रभु भी नहीं हो सकता। संप्रभुता आत्मनिर्भरता से ही आएगी। मतलब अगर मान लो कि सोचो कोई देश आपकी सहायता कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो बदले में आपसे वो नहीं चाहेगा जो वो चाहता है। आप वो करो जो वो चाहता है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो जो वो चाहता है, कट्टी। बचपन में जब आप छोटे होंगे ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो इस प्रकार में उनमें बचपना होता है, तब इस तरीके की चीजें वो करते हैं। आपको पता है कि अगर सामने वाला उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो अपने दोस्त से कट्टी कर लेता है, और अगर आप उसकी बात मान लें जैसा वो चाहता है तो फिर वो आपके साथ कट्टी नहीं करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल। तो आप ही बताओ, आत्मनिर्भर होना जरूरी है कि नहीं है? हमारे यहाँ जब हम बचपन में छोटे छोटे थे ना, क्रिकेट खेलते थे, तो जिस व्यक्ति के पास में बैट होता था वो व्यक्ति पहले बैटिंग भी करता था और मनमानी करता था। पर अब क्या करें, हमारे पास नहीं था, संसाधनों की तो वैसे ही कमी थी, बैट खरीद के लाना हमारे लिए संभव नहीं था, तो इसलिए उसकी दादागिरी, मनमानी सबको सहन करना पड़ता था। और इसकी जगह, क्योंकि वो बार बार धमकी देता था ना, अगर वो चला गया तो खेलेंगे कैसे? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी है और फिर उसके साथ स्वस्फूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन, ये एक समस्या है, आपको पता है। गरीबी और बेरोजगारी जब तक रहेगी तब तक देश कैसे विकास कर सकता है, या संतुलन कैसे आएगा? संतुलन चाहते हो ना आप अर्थव्यवस्था में, तो गरीबी और बेरोजगारी के साथ पॉसिबल नहीं। तो हमें अर्थव्यवस्था में गरीबी, क्योंकि आपको पता है गरीबी से तो कई समस्याएं पैदा होती। दूसरा, बेरोजगारी, जब तक बेरोजगारी रहेगी लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, कई समस्या उनके साथ भी बनी रहेगी। फिर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, जैसे देखो आप 5वीं पंचवर्षीय योजना में था ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी सरकार ने नारा भी दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी क्यों हटाओ? गरीबी हटाओ इसलिए क्योंकि गरीबी नहीं हटेगी ना तब तक विकास कहां से होगा। इसके बाद सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, बीमारियों और निरक्षरता की समाप्ति। आज भी भारत में आपको पता है साक्षरता दर जो है उतनी नहीं जितनी हम चाहते हैं, लेकिन बड़ी है। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, आयात प्रतिस्थापन। मतलब आयात प्रतिस्थापन एक शब्द है जो आप कई बार पढ़ोगे। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, तो आप उसको बाहर से मंगा लेते हैं। तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उस वस्तु का उत्पादन यहीं पर करना जो आप बाहर से मंगा रहे हैं। आप समझे मेरी बात? जैसे आपको रोटी बनाना नहीं आती, सब्जी बनाना आता है, आप अकेले रहते हो तो रोटी बना ली, सब्जी बना ली, रोटी बाहर से ले आए। पर अगर मान लो कि आपके पास आज पैसा है तो आप रोटी ले आए, लेकिन कल को आपके पास पैसा नहीं होगा तो रोटी कहां से लाओगे?
तो इसीलिए रोटी खुद से बनाना सीख जाओ। जब आप खुद से रोटी बनाना सीख जाओगे तो बाहर से लानी नहीं पड़ेगी, और इसी को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। इसके बाद निर्यातोन्मुख उत्पादन, मतलब ऐसा उत्पादन करना जो हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर पाए। भाई देखो दुनिया तो ऐसी चलती है गिव एंड टेक पर, कि अगर आप आयात कर रहे हो तो निर्यात भी करना पड़ेगा, निर्यात नहीं करोगे तो कब तक चलेगा ऐसा? पैसे सिर्फ भेजोगे बाहर, आएंगे नहीं वहां से, तो दिवालिया निकल जाएगा। तो ऐसा उत्पादन करना जो निर्यात उन्मुख हो, मतलब जिसका हम अच्छे से निर्यात करें, पैसा कमा पाए, और उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक, प्रभावशील और प्रतिस्पर्धात्मक रूप में कायांतरण, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे जो क्या करेगी? आधुनिक होगी, प्रभावशील होगी, प्रतिस्पर्धा कर पाएगी सबसे। तो ये हो गए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य। अब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1951 से 1956 में, आपको पता है हेरोड डोमर मॉडल के नाम से जानी जाती है। लक्ष्य रखा था 2.1%, लक्ष्य रखा था 2.1%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.6%। बहुत बढ़िया, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, 1.5 गुना बेहतर प्रदर्शन। तो 1951 से 56 की पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एक प्रकार से काफी ज्यादा, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया, और राष्ट्रीय विकास के साथ साथ शरणार्थी पुनर्वास, खाद्य आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे तात्कालिक लक्ष्यों का चुनाव किया, कि हम कम से कम कुछ ऐसे लक्ष्य जो छोटे छोटे हैं अभी प्राप्त किए जा सके उनको करें। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम खेती को ज्यादा महत्व दें या उद्योगों को, और आखिरकार हमने उस समय उद्योगों को जो है महत्व ना देते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान केंद्रित किया। कारण ये कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए वाली बात, कि अगर कम संसाधन है और एक साथ सब पर दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा कृषि के ऊपर या उद्योग में से किसी एक के ऊपर सारे संसाधन लगाएंगे तो उसमें अच्छा आउटपुट आएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को। चलिए, तो हो गया आज का सेशन, यहीं तक रखेंगे।